नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग इन बातों को नहीं जानते होंगे। तो इन बातों को जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो समाप्त होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है, इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिना रुकावट के ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। तो अपने पहले फैक्ट में मैं आपको फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, हमारे घर पे जो भी गाड़ी होती है, कार है जिसके पास, या स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, तो हम उसको दो ही कंडीशन में सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं। या तो जब वो ख़राब हो जाती है या फिर जब उसका सर्विसिंग ड्यू हो जाती है, तब हम उसको रिपेयरिंग सेंटर पे ले जाते हैं। लेकिन ट्रेन के मामले में ऐसा नहीं है। ट्रेन का क्या होता है, ट्रेन को हर अपनी अपनी हर यात्रा के लिए, ट्रेन जब भी एक ट्रिप के लिए निकलती है तो उसे एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ट्रेन की रिपेयरिंग हर यात्रा से पहले होती है, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। उसके बाद जो इंजीनियर रहता है, ट्रेन एग्जामिनर बोलते हैं उसको, वो उसे एक फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है। और इस फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना कोई भी ट्रेन अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकती है। अपने दूसरे फैक्ट में हम रोड लर्निंग के बारे में बात करेंगे। रोड लर्निंग का बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो रोड लर्निंग क्या होता है एक्चुअली, जो भी ड्राइवर है ट्रेन का, जो जिसे लोको पायलट बोलते हैं, वो जिस रूट पे ट्रेन लेके जाने वाला है, अगर वो उस रूट पे पिछले 3 महीने से नहीं गया है, किसी भी कारणवश, हो सकता है वो छुट्टी चला गया हो या फिर कुछ इमरजेंसी हो गई हो बीमारी की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से, अगर वो नहीं जा पाया है उस रूट पे पिछले 3 महीने में, तो वो उस रास्ते पे ट्रेन लेके नहीं जा सकता। इसका मतलब ये माना जाता है कि उसकी रोड लर्निंग एक्सपायर हो चुकी है और वो उस रास्ते पर ट्रेन ले जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अभी क्या करते हैं कि दोबारा रोड लर्निंग अचीव करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि उसको उसी रूट पे किसी और ट्रेन में किसी अन्य ड्राइवर के साथ 4 दिन और 2 रातों की ट्रिप एक कंप्लीट करनी पड़ती है, तब जाके उसका रोड लर्निंग रिन्यू होता है और उसके बाद ही वो उस रास्ते पे दोबारा ट्रेन लेके जा सकता है। अपने तीसरे फैक्ट में हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के बारे में। एक्चुअली सबके मन में ये ख्याल आता होगा कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर या जितनी भी व्हीकल्स हैं अदर देन साइकिल, सबके लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो ट्रेन का ड्राइवर जो ट्रेन चला रहा है उसको क्या चाहिए, उसके पास भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस होता होगा? ऐसा नहीं है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस की जगह पे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है, और इस सर्टिफिकेट के बिना कोई भी ड्राइवर कोई ट्रेन नहीं चला सकता। इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए उसे कई तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और बहुत जगह उसका एग्जामिन होता है, इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो जोन के इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होते हैं वो ड्राइवर को कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और इस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट को पाने के बाद ही वो ट्रेन में बोर्ड करता है और ट्रेन को ड्राइव करता है। अपने चौथे फैक्ट में हम बात करेंगे टाइम चेक के बारे में। टाइम चेक का मतलब होता है कि घड़ियों का मिलान करना। मतलब बेसिकली जितनी भी घड़ी यूज हो रही हैं उन सभी में एक जैसा टाइम दिखाए, किसी घड़ी 5 मिनट आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी कोई ट्रिप स्टार्ट होती है, जो ट्रेन का ड्राइवर रहता है, जो कि सबसे आगे वाले इंजन में रहता है, और पीछे जो गार्ड रहता है, तो दोनों अपनी घड़ी मैच करते हैं। वो मैच इसलिए करते हैं ताकि दोनों घड़ी का टाइम सेम रहे, और दोनों को कुछ बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो उनकी बुक्स में जो भी टाइमिंग रहे वो सेम रहे। और साथ ही साथ एक रीज़न ये भी होता है कि जब ट्रिप कंप्लीट हो जाती है तो दोनों को एक रिपोर्ट साइन करनी पड़ती है, जिसे कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट बोलते हैं। तो उन दोनों में दोनों का सिग्नेचर होता है, तो उसमें भी उनका टाइमिंग सेम रहे, इसके लिए ये टाइम चेक किया जाता है। अपने पांचवें फैक्ट में हम बात करेंगे वेट ब्रिज के बारे में। तो कई बार लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि जो मालगाड़ी है उस पर इतना सारा माल लदा रहता है, तो उसको तौलते कैसे हैं, कैसे पता चलता है कि वो ओवरलोड है या नहीं है, या फिर उसमें कितना वेट है। तो उसके लिए वेट ब्रिज बने होते हैं। मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि वेट ब्रिज कैसा होता है। तो वेट ब्रिज से जब गाड़ी गुजरती है तो वहाँ पे जो मॉनिटर करने वाले बैठे रहते हैं वो उस ट्रेन का वेट नोट डाउन करते हैं। लेकिन जो हमारी पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पैसेंजर ट्रेन कभी भी ओवरलोड नहीं हो सकती। फिर भी आपने देखा होगा कई बार स्टेशन पे जब ट्रेन लगती है तो कई लोग, रेलवे का स्टाफ रहता है, वो झुक झुक के कुछ देखते हैं, नीचे ट्रेन के नीचे झांक के देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो पैसेंजर ट्रेन के जो जनरल स्टडी के डिब्बे हैं और जिसमें पार्सल वैन होता है, जिसमें पार्सल सामान रखा जाता है, उसके नीचे स्प्रिंग लगी होती है। वो उस स्प्रिंग को देख के वो अंदाज़ा लगाते हैं, स्प्रिंग कितनी दबी हुई है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि वैन ओवरलोड है या नहीं है। लेकिन जो मालगाड़ी होती है उसके बारे में ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रॉपरली वेट ब्रिज का यूज़ किया जाता है।
आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक मालगाड़ी है जो बेड ब्रिज के पास से गुजर रही है। दूसरी स्लाइड में बगल वाली पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इसमें येलो कलर की कुछ मार्किंग है। तो यहाँ से जो गाड़ी गुजरेगी तो उसका वेट, वहाँ पे जो पास में मशीन लगी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर कुछ लोग बैठे होंगे, वो उसको नोट डाउन करते हैं। छठे फैक्ट में हम बात करेंगे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के बारे में। कई लोग इसके बारे में, कई लोग जानते होंगे। ये रेड कलर की होती है और हर 200 किलोमीटर में ये वैन अवेलेबल रहती है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट या किसी भी तरह कोई एक्सीडेंट होता है, तो इस ट्रेन को उसकी मदद के लिए भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कहीं इमरजेंसी हो जाती है तो एक सायरन बजाया जाता है और इसके जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी इसमें बोर्ड होने वाले हैं, उन सबको 20 मिनट के अंदर इस ट्रेन में पहुंचना होता है। उसके बाद आधे घंटे में ये ट्रेन अपने स्थान से कास्ट ऑफ हो जाती है एक्सीडेंट वाले एरिया के लिए। और जो लोग नहीं आ पाते हैं, जो छूट जाते हैं, इसका मतलब है कि वो लोग लेट हो गए हैं, वो जो तय समय है उसमें नहीं आ पाए, तो उनके खिलाफ बाद में फिर कार्रवाई की जाती है। ये इस फोटो में आप एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन देख सकते हैं। ये जनरली एक ही डिब्बा होता है और ये से जब भी एक्सीडेंट होता है तो इसको भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने सातवें फैक्ट्स की। तो आपने जब देखा होगा ट्रेन जब स्टेशन से निकल जाती है तो उसका जो सबसे आखिरी डिब्बा रहता है जिसमें गार्ड रहता है, तो उस गार्ड वाले डिब्बे के पीछे एक येलो कलर का क्रॉस का मार्क्स होता है। उस मार्क का मतलब क्या है? उस मार्क का मतलब ये होता है कि वो इंडिकेट करता है कि ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। तो जब वो आखिरी डिब्बा स्टेशन मास्टर देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ट्रेन पूरी की पूरी हमारे स्टेशन से निकल चुकी है, तो वो अगली गाड़ी जो आने वाली है, वेट कर रही है उस प्लेटफॉर्म पे, तो उसको क्लियरेंस देता है। साथ ही साथ उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर कोई भी देखता है कि उसके पीछे वाले डिब्बे पे क्रॉस मार्किंग नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ट्रेन पूरी नहीं पास हुई है, ट्रेन का कोई डिब्बा या तो कहीं छूट गया है किसी भी रीजन से। तो उससे ये लोगों को पता चल सकता है, या फिर स्टेशन मास्टर जो है, जो भी रेलवे कर्मचारी है, उनको ये पता चल जाता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे कहीं छूट गए हैं, इसीलिए मार्क पीछे बनाया जाता है। आठवें फैक्ट पे हम जो लोको पायलट रहता है, जो ट्रेन का ड्राइवर रहता है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि जो ड्राइवर बैठा हुआ है ट्रेन में, जो इंजन में बैठा हुआ है, वही ट्रेन चला रहा है। ऐसा नहीं है। ड्राइवर ना तो उस ट्रेन की लाइन चेंज करता है, ना ही ट्रेन में कोई स्टीयरिंग होता है। ट्रेन चलती है अपनी पटरियों के हिसाब से, जैसे पटरी बिछी होती है उसी हिसाब से ट्रेन चलती है। ड्राइवर, फिर ये लगता होगा कि ड्राइवर बैठा क्यों है ट्रेन में, उसको क्यों बिठाया गया जब ट्रेन ऑटोमेटिकली चल रही है? तो ड्राइवर को बिठाया गया है वो इमरजेंसी के लिए। ड्राइवर क्या कर सकता है? ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है और कोई भी इमरजेंसी होने पे वो ट्रेन को स्टॉप कर सकता है, क्योंकि जो कंट्रोल हो रहा है ट्रेन का, वो कंट्रोल हो रहा है किस लाइन पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ सिग्नल देना है, कहाँ नहीं देना है, वो ड्राइवर के हाथ में नहीं है। वो कंट्रोल करते हैं स्टेशन मास्टर, लाइनमैन और उनका जो स्टाफ रहता है, पॉइंट्समैन रहते हैं, केबिन मैन रहते हैं, वो सब उसको कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर को सिर्फ इसीलिए बिठाया गया है ताकि वो अपनी आंखों से देखे कि पटरी पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है। अपने 9वें फैक्ट में मैं आपको टिकट के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। हम नॉर्मली जब भी टिकट खरीदते हैं काउंटर से, तो उसमें टिकट में बहुत सारी जानकारी लिखी होती है। उसमें जो थोड़ी सी जानकारी के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ रेड बॉक्स में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, आप टिकट पे देख सकते हैं। ये टिकट की पिक्चर यहाँ पे पेस्ट की हुई है। तो उसमें इसका क्या मीनिंग है वो आपको बताता हूँ। इसे अल्फ़ा कोड कहते हैं एक्चुअली, जिसमें ए से लेके जो भी लेटर्स हैं, ए बी सी, वो सब 0 1 2 एंड ऐसी तरह से डी 3 को ऐसे ही आगे इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेट में लिखा हुआ है DIAGF, ये इंडिकेट कर रहा है ₹38,065 को। तो इसका मतलब है कि ये नेट अर्निंग है। जो भी पैसे अभी काउंटर पे अवेलेबल हैं प्रेजेंटली, उस टाइम पे अवेलेबल थे जब ये टिकट निकाली गई थी, तो उस टाइम पे जितने पैसे अवेलेबल थे वो इसको इंडिकेट कर रहा है। उसके सेकंड सेट में लिखा हुआ है DIEJD, ये इंडिकेट कर रहा है ₹38,493 को। इसे बोलते हैं ग्रोस अर्निंग। जो भी बंदा, जिसने भी टेक ओवर किया है अपनी वॉच में, अपनी शिफ्ट में, तो उसकी वॉच में कितनी अर्निंग हुई है, कितने पैसे आए हैं, वो इसको इंडिकेट कर रहा है। और लास्ट में लिखा हुआ है GB का मतलब है कि पर्टिकुलर जो बंदा बैठा हुआ अपनी शिफ्ट में, तो उसने कितने रुपए रिफंड किए हैं, वो उसको इंडिकेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी और 10वें फैक्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जंक्शन और टर्मिनस में क्या डिफरेंस होता है। कई बार सुनने को मिलता है कि ये जंक्शन है, ये टर्मिनस है। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस का नाम सुना होगा।
या मथुरा जंक्शन, झांसी जंक्शन, ये सब सुना होगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो जंक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा स्टेशन जहाँ से 3 या उससे ज़्यादा अलग अलग रूटों के लिए ट्रेन जाती है। मतलब जहाँ से 3 या अलग उससे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 3 से कम है तो वो जंक्शन नहीं है, तो उसे जंक्शन बोलते हैं। यहाँ से 3 से ज़्यादा ट्रेन रूट के लिए ट्रेन जाती है। और जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो मथुरा है, जहाँ से 7 रूट के लिए ट्रेन जाती है। आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ से दिल्ली के लिए, झांसी के लिए, कोटा के लिए, अलवर के लिए, हाथरस के लिए, अछनेरा के लिए, अछनेरा मतलब जो जयपुर वाला रूट है, वृंदावन के लिए, इन 7 रूट्स के लिए ट्रेन जाती है। और जो टोटल जंक्शन है हमारे देश में वो 340 हैं। उसमें से जो 3 रूट के हैं वो 201 हैं, जो 4 रूट के हैं वो 113 हैं, जो 5 रूट के हैं वो 21 हैं, जो 6 रूट के हैं वो 4 हैं, और जो 7 रूट का है वो इकलौता जंक्शन मथुरा जंक्शन है। तो हो सकता है आपसे कहीं पूछा भी जा सकता है कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो आप बता सकते हैं मथुरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अब बात करते हैं टर्मिनस की। तो टर्मिनस क्या होता है? टर्मिनस से आप टर्मिनेट का मतलब ही होता है कि समाप्त होना। टर्मिनस उस स्टेशन को कहते हैं जहाँ पे ट्रेन की रेलवे लाइन समाप्त हो जाती है, मतलब उससे आगे ट्रेन जा ही नहीं सकती किसी भी हालत में, वहाँ से ट्रेन को वापस ही आना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे स्टेशन हैं हमारे देश में। टोटल 31 टर्मिनस हैं, जिसमें कुछ नाम हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, मुंबई सेंट्रल हो गया, बांद्रा टर्मिनस हो गया, हावड़ा हो गया, चेन्नई हो गया, मैंगलोर सेंट्रल हो गया, कन्याकुमारी हो गया, और हमारा दिल्ली वाला आनंद विहार टर्मिनस हो गया। तो ये सब जो टर्मिनस हैं, यहाँ पे क्या है कि रेल की लाइन समाप्त हो जाती है, उसके बाद ट्रेन को वापस आना पड़ता है, तो उसे टर्मिनस कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि आपको कुछ सच में कुछ नई जानकारी मिली है, या ऐसा कुछ पता चला है जो आपको नहीं पता था पहले से, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ऐसी कौन सी जानकारी है जो आपको पता चली है, जो आपको नहीं पता थी। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसी कुछ नई और रोचक जानकारी लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।